स्वागत है आप सभी का आरआरबी जेईई 2024 रैंकर्स कॉन्क्लेव में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरआरबी जेईई 2024 रैंकर्स कॉन्क्लेव में। आरआरबी जेईई 2024 रैंकर्स कॉन्क्लेव एक ऐसा कॉन्क्लेव जिसका इंतज़ार सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी होता है। क्यों? क्योंकि आरआरबी जेईई 2024 रैंकर्स कॉन्क्लेव ही एक ऐसा कॉन्क्लेव है जहां आकर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सपने देखे थे, प्रिपरेशन जर्नी के स्टार्ट के पहले दिन से जो हमने जो सपना देखा था, एक सरकारी इंजीनियर बनने का जो सपना देखा था, वह सपना आज पूरा हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो बधाई आपको इस बात के लिए कि आप सभी जो है एक सरकारी इंजीनियर बन चुके हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये है कि आपने जो अपने प्रिपरेशन के दौरान में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा। तो इस सफ़र के लिए मैंने कुछ लाइंस लिए हैं दिनकर जी के, जो आप पे काफ़ी सूट करते हैं। आपको लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पहला ये कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में अपनी राह बनाते हैं। और वो कहते हैं ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही शूरमा हैं जिन्होंने आरआरबी जेईई 2024 जैसे टफ एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी नाम रोशन किया है। तो मैं विवेक कुमार टीम टेक्स्टबुक की तरफ से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आरआरबी जेईई 2024 रैंकर्स कॉन्क्लेव में एक जोरदार तालियों के साथ। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेक्शन के पीछे विद्यार्थी की तो कड़ी मेहनत होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक राइट मेंटरशिप और एक राइट गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस दिए सो दैट कि आप लोग आज इस डेट में सरकारी इंजीनियर का जो सपना आपने देखा था वो आज पूरा हो चुका है। तो मैं एक एक करके सारे फैकल्टीज़ को आप सबके सामने बुलाना चाहूँगा। तो स्वागत करते हैं सभी हमारे प्यारे फैकल्टीज़ का। सबसे पहले मोहित सर, शुभम सर, अतुल सर, राहुल सर, अमन सर, गोपिका मैम एंड हमारे साइंस के एक्सपर्ट ललित सर। तो सर अब मैं माइक देना चाहूँगा मोहित सर को। मोहित सर आप लोग के साथ कुछ बातचीत करेंगे। मोहित सर। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कैसा लग रहा है अभी? एक एक बार यार अपनी कुछ ब्रांचेस बता देते सभी लोग। कुछ लोगों से तो बात हो गई है। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले कितने हैं? अरे पहले इलेक्ट्रिकल वाले बताओ। सिविल वाले कितने हैं? सिविल वाले। मैकेनिकल वाले? ईसी वाले? ईसी वाले थोड़े इस बार कम सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, ईसी वालों का दर्द समझ में आ रहा है। एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का दर्द है वो समझ में आया है। और ये मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि क्या होता है कि रेलवे में बहुत सारी पोस्ट ऐसी जिनकी कॉमन मेरिट बनती है। मतलब सारी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, सभी ब्रांच एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर यार थोड़ा सा ऐसा था जो हमें देखने को मिला, इसलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही कम सिलेक्ट हुए हैं। और वहीं कहीं थोड़ा फ़ायदा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को मिला है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का दर्द समझ में आता है अलग ही। बेचारे बहुत दिन से परेशान भी थे और जब से रिजल्ट आया तब से ही परेशान है कि यार हमारा मतलब ढूंढ रहे हैं ये कि भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिलेक्ट हुआ क्या, ये ऐसे ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से। तो ये कुछ ही बच्चे सर इनको मिले हैं। खैर एनीवेज, ये तो अब रेलवे की मेरिट इस तरीके से बनती है। और सही बताऊँ तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, मेरिट इंडेक्स। आप जितने बच्चे सिलेक्ट हुए ना आपको पता है वो कैसे बनी है, ना हम इतने दिन से सोच पा रहे हैं कि वो बनी कैसे है। बस वो बन गई है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो भी ढूंढ रहे हैं इतने दिनों से रोज सिर्फ ये मेरिट इंडेक्स बनी कैसे भाई, मेरे नंबर इतने आ रहे थे, ये कैसे किस पैरामीटर पे बनती है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। कैसा लग रहा है यार, घर वालों को कैसा लग रहा है अभी?
बहुत अच्छा सर, बहुत। घर वालों को तो अच्छा लगेगा ही। खैर मतलब मेन रिजल्ट तो यार आप अपना जो है उन्हीं को डेडिकेट करते हो। सबसे पहले जो चीज़ है जिन्होंने आपको मतलब बोलना चाहिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया होगा वो पेरेंट्स ही होते हैं। और कुल मिला के जितनी खुशी आपको नहीं है रिजल्ट की, जब सबसे पहले वो देखते हैं तो उनको ज़्यादा खुशी होती है। ये चीज़ तो है। और यार इसके बाद क्या लगता है, मतलब अभी कैसी फीलिंग है और क्या सोच रहे हो? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे बात हुई है जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों का भी एएलपी का सीबेट का पेपर भी है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अंदर। तो बच्चे हैं, तो मैंने उनसे यही बोला कि भाई जब तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन हो गया तो अब क्या एएलपी का पेपर देना क्यों जा रहे हो यार? तो बोलते हैं वो सर अब इतनी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सोच रहे हैं एएलपी भी दे ही देते हैं लगे हाथ, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस तरीके की अभी थिंकिंग है स्टूडेंट्स की। कुछ बच्चों का और भी एग्जाम से जो नहीं आए, जैसे डीएफसीसीआईएल का रिसेंटली एग्जाम था तो अभी सब घर पहुंचे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अभी राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं है, जिनको ये लग रहा है कि पहले मेरा मेडिकल हो जाने दो, बिकॉज एक बहुत बड़ी फोर्स भी खड़ी है पीछे जो क्या पता रेलवे का पेपर कहीं कैंसिल ना करवा दे। इस तरीके की भी एक थिंकिंग है स्टूडेंट्स के मन में। तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स वो भी नहीं है कि यार मेडिकल एक बार हो जाए, बट ठीक है, जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं वो वैसे ही चल रही हैं और वैसे ही चलती रहेंगी। तो मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार और इसी तरीके से फोड़ते रहो यार एग्जाम्स के अंदर। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपना आप लोग सक्सेस जर्नी शेयर करो। तो सबसे पहले मैं अंकल आपके पास आना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड एवरीबडी। थैंक यू। माइक ले लो। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक, शेख, किस ब्रांच से हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर Thank योर you, सिलेक्शन। thank you. तो मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे आपको क्या वैसे चैलेंजेस आते थे? कहाँ पे आपको लगता था कि दिक्कतें आ रही हैं? और सी एज सच तो मुझे शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि ये हो जाएगा। मतलब एज सच कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मुझे लगा कि मैं इसको इजीली क्रैक कर सकता हूँ। तो वही फिर अतुल सर के भी मैंने थोड़े लेक्चर्स देखे हैं। उसके बाद मैंने स्पेशली CBT 1 के अंदर भी काफ़ी आपके फैकल्टीज़ के लेक्चर देखे, तो मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला उसके। और मैंने फिर टेस्ट सीरीज़, आपकी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको भी मैंने कंटिन्यू किया और काफ़ी अच्छा मुझे उसके अंदर एक अच्छा टेक्स्ट बुक का काफ़ी अच्छा रोल मिला। उसके अंदर हर एक टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल और सब्जेक्टिव टेस्ट थे उसके अंदर, तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। तो अतुल सर के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो अतुल सर से बात करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी अतुल सर के पास जाता हूँ। अतुल सर से आपको जो भी बातें करनी है आप अतुल सर से कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इस बार ईसी वाले बच्चे थोड़े कम सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अभी शिफ्ट 2 भी बाकी है, तो देखो अभी शिफ्ट 2 में भी शायद ईसी का स्कोर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो काफ़ी बढ़ेगा। सो मेरे को अच्छा लगा, अंकल जी भी आए हैं। सो अंकल जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, सही बहुत है। अच्छा। तो ये आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, दिल्ली से बिलोंग करते हो। दिल्ली में कहाँ से? सर दिल्ली में परपड़गंज में। अच्छा, ओके। चलो ये तो बढ़िया है दिल्ली में हो तो सही है। अच्छा, एक और ईसी का स्टूडेंट था? अच्छा, 2 स्टूडेंट है। ओके सर, सही है, बढ़िया है। हाँ जी सर, वेरी गुड। ओके, आपका नाम क्या है? हाँ जी सर, हाँ सर, मेरा नाम है गौरव कुमार। गौरव कुमार, चलो बढ़िया है। और आप भी दिल्ली हाँ से? जी सर, दिल्ली सर, साकेत के आसपास सर मेरा घर था। अच्छा, साकेत में। अरे वाह बढ़िया यार, मेरे पड़ोसी हो। मैं हाँ, कोई छतरपुर में दिक्कत रहता नहीं, हूँ। मिलेंगे सर, कोई बात सही है दूसरा वाला कौन सा? अच्छा, दूसरा वाला सर का पड़ोसी है। नहीं, बढ़िया लगा मेरे को। हाँ जी सर। और अपना मेडिकल अच्छे से दो। हाँ जी सर, मेडिकल और, डर सर है सर थोड़ा हाँ, बहुत जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो मतलब पूरी टीम बैठी हुई है। हम्म। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो, कुछ भी आप पूछ हाँ जी सकते सर, हो। वो तो कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। और मतलब कोई भी टीवी से रिलेटेड कोई भी हो। जोन कौन सा है वैसे आपका, आप लोगों का? हम लोग को जो मुंबई है सर, मुंबई। मुंबई। आपका भी सेम? ये सर के दोनों ऑलमोस्ट को मुंबई मुंबई वाले है। ही है। चलो सही है। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम लोगों से शेयर कर हाँ जी सकते हो, सर, कुछ वो पूछ सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक हाँ फॉर जी द सर। डीवी। एंड फाइनली ये तो पता ही है सबका हाँ जी सिलेक्शन सर। है ही। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। सिविल इंजीनियरिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं? शुभम सर, अब लगता है माइक आपके पास ही आएगा। मतलब देखिए, मैं तो सबसे पहले यही पूछूंगा कि कभी लगता था आपको कि आप सेलेक्ट होंगे?
मतलब एक विश्वास होता है अपने अंदर कि लगता था ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है नॉन टेक्निकल की वीडियोस से भी पढ़ा हो, और मतलब ये तो 2 टीचर्स ऐसे हैं, शायद यहाँ पे 3 जिनसे मतलब सब नहीं पढ़ा होगा। तो जब आप कॉलेज में होंगे तो शायद लगता होगा कि यार गवर्नमेंट जॉब पाएंगे कभी, बहुत बड़ा दिन होगा, शायद आप लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। तो अब क्या लगता है, क्या चेंज है आपकी ज़िंदगी में? तो ये भाव कैसा, पहले कैसा था भाव? सर बात की वैल्यू बढ़ गई है, जहाँ पहले बैठते थे कोई सुनता नहीं था, ओके, अब अगर बैठते हैं कुछ बोलते हैं ना तो लोग पहले सुनते हैं हाँ। अब नहीं सुनते तो तुम खड़े होके बोल देते हो। यस सही है, ये भी सही है। लेकिन ठीक है, अच्छी मतलब काफ़ी अच्छा आपको जर्नी मिलेगी रेलवेज के अंदर। यस सर। और सिविल में देखिए क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस अपना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और सिविल कई बार मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर सिविल के अंदर अगर वैकेंसी के लिए रोना पड़ रहा है तो बाकी ब्रांचेस से दर्द पूछो। और वो जो बेचारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आए हैं मुझे तो डर था कि सर को ऐसा ना हो अकेले आना पड़े। लेकिन सही है, अच्छा लग रहा है मुझे भी काफ़ी आप लोगों से मिलके। तो अच्छा, वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्लासेस को देखा है? जैसे कंप्यूटर्स की मैंने क्लासेस करी थी कुछ, और उसकी भी करी थी, एक इन्वायरमेंट की करी थी। ओके, तो आप लोग कहाँ से आए हो, आप लोग बताएंगे? सर मैं बिहार से हूँ। कहाँ से आ गए भाई? बिहार। इतनी दूर से क्यों आ गए भाई? यस सर, बिहार से आपसे मिलने के सर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। लेकिन बिहार में आप कहाँ रहते हैं? बिहार चंपारण जिला से। ओके, देखिए बिहार से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत मतलब सुविधाएं शायद थोड़ी सी कम है बहुत कम पढ़ाई को लेके, और अगर आप बिहार से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन आप देंगे बाकी के लोगों को। ये कॉन्क्लेव का एक्चुअल जो एजेंडा है वो यही है कि जब आप किसी भी जगह से आते हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है, और जब आप वहाँ से निकल कर आते हैं कॉन्क्लेव सेशन में, आप बताते हैं कि मैं बिहार से इस जगह से आता हूँ, तो बहुत से लोगों को आप मोटिवेट करते हैं और उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट मोटिवेशन यू विल बिकम इन द फ्यूचर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैकेनिकल इंजीनियर्स कितने, कैसा रहा आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह, सारा प्रोसेस कैसा रहा? एक एक करके आप माइक लेके खड़े होके बोल सकते हो, थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताओ आप। हाँ, आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार मीना, ब्रांच मैकेनिकल। ओके, तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार का? RRB फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है। राहुल सर के वीडियोस वगैरह देखे होंगे आपने? क्वेश्चंस वगैरह जो सीरीज थे वो सारे देखे। राहुल सर, चलो यार, सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय रेल इतनी स्लो है लेकिन आप लोग बहुत फास्ट हैं, तो आप लोग क्लियर करके यहाँ पर बैठे हैं। और अंकल जी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से हम सबको प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने के। तो यार आप लोग इंजीनियर हैं, आप अलग अलग ब्रांच से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से, इतने शांत कैसे बैठे हो? ऐसा तो नहीं कि अंकल जी की वजह से आप लोग शांत बैठे हैं, कि कोई पेरेंट्स बीच में इस वजह से शांत बैठे हैं? आप लोगों ने ये जो जॉब हासिल करी है ना, ये आपने अपना हक छीना है। किसी एक कवि ने बहुत बड़ी लाइन कही है कि कितने सांचों में ढल कर आए हैं, कितने सांचों में ढल कर आए हैं और ख्वाब की तरह पल कर आए हैं। अरे तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम वहाँ खुद ही चल कर आए हैं। तो ताली बजाओ यार कम से कम। तो ये आप सभी के लिए है। और कितने लोग हैं मैकेनिकल वाले? अच्छा, आप लोग हैं। और कोई भी एक, आप थोड़ा बताइए अपनी जर्नी, थोड़ी बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक रावत है एंड मैं RRB बैंगलोर से सेलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था RRB में, और मेरा गेट में 900 रैंक था, और मैं PSO की प्रिपरेशन कर रहा था, तो और IAS मेंस भी कर रहा था, तो मेरा यहाँ भी सिलेक्शन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस आपकी फैमिली को भी। और तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था अभी? हाँ। अच्छा, पहली बार में अपने झंडे गाड़ दिए। तो अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पहली ही बार में क्लियर कर लिया RRB? वेरी गुड। तो RRB JEE जो एग्ज़ाम है उसमें इंजीनियर चाहे आप कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, GK, साइंस और मैथ्स, ये तो सबको पढ़ना रहता है। तो
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीनों सब्जेक्ट आप लोग फोर्सिबली पढ़ते थे कि भाई मैकेनिकल पढ़ा 4 साल, अब तो क्या है कि अब लो मैथ्स बना रहे हैं बैठ के, तो ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं सर। मतलब इजी लग रहा था या टफ लग रहा था? क्योंकि टेक के बच्चे हैं ना, वो अब एसएससी सीजीएल की तैयारी तो कर नहीं रहे हो आप लोग, मतलब अलग से कर रहे होगे, लेकिन ये एग्जाम के लिए तो नहीं कर रहे होगे। माइक 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 खड़े हो जाइए। सबसे ज़्यादा डर तो सर उसी में था कि सर नॉन टेक में कि पहले ये क्लियर होगा कि नहीं सर। हाँ वही वही एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता था कि नॉन टेक में लोगों को डर लगता है। तो नॉन टेक के जो हमारे फैकल्टी हैं, गोपिका मैम को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। मैम आप थोड़ा बातचीत कीजिए बच्चों के साथ, उनका डर निकालिए। पूरी करो अपनी बात पूरी करो, आप क्या कह रहे थे? जी सर, और सबसे पहले तो सर हम स्पेशल थैंक्स देते हैं सर ललित सर को और गोपिका मैम को सर कि सबसे पहला स्टेज सर ने क्लियर करवाया सर, नहीं तो CBT 2 तो बाद की चीज़ है सर। सबसे ज़्यादा डर तो इसी में था सर, CBT 1 में ही सर। देखो CBT 1 का जो डर था ना, वो हर महीने की 1 तारीख को दूर होता चला जाएगा। सीधी सी बात है, जब दिखेगा ना कि कमेंट वो होता है ना कि मैसेज की एक ट्यून ही होती है, ठीक है, जब दिखेगा ना यू हैव सक्सेसफुली क्रेडिट, एक बड़ा सा अमाउंट आएगा ना, सारा डर दूर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, जीवन के उस अहम पड़ाव पे आप लोग पहुंच चुके हो जिसमें अब है ना अलग अलग डिसीजन लेना अब आप लोग शुरुआत कर दोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि है ना, देखो बहुत सारे बच्चों से भी बात होती है तो उस समय बच्चा ये कहता है कि सर जिंदगी का सबसे बोरिंग काम है ना वो पढ़ना है। रियलिटी भी है आपके पास में, क्योंकि हर एक चीज़ को, चाहे रिश्तेदारी हो, ब्याह शादी हो, कुछ भी चीज़ हो, आपके इमोशन है, आपके रिलेशन है, आपके हर एक चीज़ को आप साइड में रखकर आप बस एक ही चीज़ कहते हो, अच्छा 15 दिन बच गए पेपर के, थोड़े से मॉक टेस्ट लगा ले, ये चीज़ें कर ले, तो एक वो एक्सपीरियंस होता है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पेपर, जब वो कहते हैं ना सिर पे आ गया, और सिर पे आने के बाद में जब हम तैयारी करते हैं तो दिल में धक धक रहती है, यार आज नंबर कम आ गए मॉक टेस्ट में, क्या होगा, ठीक है। और जब उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में जो खुशी होती है ना, मैं जब जैसे ही मैं आया तो मैंने है ना एक 2-3 बच्चे था, उनकी चीज़ें मैंने शेयर भी की थी। तो पहले ना जैसे मैं एसएससी कैटेगरी में भी पढ़ाता था तो काफ़ी सारे बच्चे वो मेरे साथ में कनेक्टेड थे। तो एक बच्चे ने है ना बहुत एक अच्छी और दिलचस्प बात मुझे पहले बताई थी कि बोला कि सर है ना, जब मैं सिलेक्ट हुआ था ना, तो मैंने पूछा भाई सिलेक्ट होने के बाद में सबसे पहला काम क्या किया था। तो उस बच्चे ने बोला कि सर है ना, जब मैं सिलेक्ट हुआ था ना तो सबसे पहले मैंने मेरे पापा को रुलाया था। अब ये सुनने में थोड़ा सा ओड हो सकता है कि यार पापा को रुलाना, ठीक है, मैंने, अब मेरे लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था यार, क्योंकि अब आप लोगों का तो पढ़ाओ स्टार्टिंग होती है हमारे साथ में है, ठीक है। तो मैंने कहा यार बता कैसे, क्यों आपने पापा को रुलाया। बोला कि सर है ना, जिंदगी में हम है ना सबको गले लगा लेते हैं, ये वास्तविकता भी है भाई, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, हर एक को गले लगाया जा सकता है। एकमात्र जो है ना, आप जब अपने होश हवास में आते हैं, चाहे वो 10वीं के बाद में आए, 11वीं के बाद में आए, एकमात्र एक आपका पिता ही एक ऐसा होता है जो आप दिल से कहते हो कि बहुत खुशी के साथ में कि यार पापा यार बहुत ये चीज़ें हो गई, वो होता है ना एक बढ़िया प्यार वाला हग होता है, वो चीज़ें होता है। बोला कि है ना सर, जब मेरा पहली बार जब सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जब मेरा आया, तो अब होते हैं काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट मिल जाता है, समय पे सारी सुविधाएं मिल जाती है, तो वो आज के दिन में बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी लोग होते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो बोला कि जब सर पहली बार मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया ना, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, और जब मैंने ज्वाइनिंग लेटर मेरे पापा के पैरों में रखा ना, और रखने के बाद में मैंने पापा को गले लगाकर बस मैंने एक ही चीज़ की, बोला कि पापा आपने मुझे ज़िंदगी दी, उस ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में बहुत सारे लोग आए, और ये एक वास्तविकता भी भाई, वास्तविकता ये भी है क्योंकि जिस ट्रेन में अब आप लोग इंजीनियर बनने के लिए जा रहे हो, उस ट्रेन में बहुत सारे लोग आपके साथ में उतरे भी होंगे, चढ़े भी होंगे, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता ना यार। 5वीं तक के आपके दोस्त कोई और थे, 10वीं में कुछ और बदल गए, स्कूल बदले, कॉलेज बदले, दोस्त भी बदल जाते हैं, परंतु नहीं बदलते तो बस एक चीज, वो है आपके माँ बाप। और उन्हीं माँ बाप के साथ में मैं ये कहूँगा कि देखो हर एक चीज़ का एक सपोर्ट होता है, टीचर का भी सपोर्ट होता है, हर एक चीज़ का सपोर्ट होता है। तो मैं जिस दिन तुम्हारा फाइनली ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ आ जाए ना, एक काम मेरे कहने से भाई होने के नाते ये जरूर कर देना कि उनके कदमों में रख के और ये कहना कि पापा जो जर्नी आप लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं एजुकेशन से, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। आप ये सोचो कि बिना कोई स्वार्थ के एक बाप एक माँ ही होती हैं जो पैसा सब कुछ देते हैं। 10 की जरूरत होगी तुमसे कहा होगा कि ले बेटा 20 रुपये ले जा, क्या पता कोई और जरूरत पड़ जाए, ठीक है। पानी की बोतल है ना, खुद है ना ठूटी चला के
पानी पी लेते होंगे, पर तुम्हें पेपर देने कहोगे ना बेटा कोई ना कुछ खा पी लेना, ये थोड़े से एक्स्ट्रा ले जाए। तो मेरे कहने के साथ में ना बस ये जरूर कर देना, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आए उनके पैरों में कदमों में रख के, और जो होता है ना एक प्यार से भी तगड़े वाला हक, जो इसको कडल भी कह सकते हैं, उस कडल के साथ में उनको एक बार जोरदार हक कर देना, और मेरी तरफ से उनको थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि सबसे बड़े हकदार वही हैं, क्योंकि आज हम नहीं होते तो कोई ना कोई और जरूर होता। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। और पहली बात एक तो ये है ना, थोड़ा टेंशन वेंशन वाला माहौल अब छोड़ दो यार, ठीक है। अब हर महीने अब ये समझ लो कि देखो मैं हरियाणा, समझ में आती होगी हरियाणवी, तो अब तुम सरकारी जमाई बन गए हो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें तुम्हारे जीवन की कोई टेंशन होनी चाहिए। मैं हमेशा पढ़ाते टाइम एक बात जरूर कहता हूं कि भाई जब एक बच्चा सरकारी नौकरी लगता है तो उसकी 3 जनरेशन सुधर जाती है, ठीक है। एक तो जनरेशन सुधरेगी आपकी, ठीक है, एक सुधर जाएगी आपके माता पिता की, और एक सुधर जाएगी आपके आने वाले भविष्य की। तो आप ये समझो कि आपने एक सरकारी नौकरी हासिल करके आज के समय में 3 जनरेशन सुधार दी, तो आपके जैसा तो कोई महानुभव हुआ ही नहीं है। बात समझ रहे हो? 3 जनरेशन का एक साथ में आप लोगों ने काम कर दिया। तो वंस अगेन आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और बस मैं तो यही कहूंगा कि जब 1 तारीख को जब तुम्हारा वो आ जाए तो सर के पास में जो जिनको संभालते हो स्क्रीनशॉट जरूर कर देना कि सर इसी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वास्तविकता भी यही है, ठीक है जी। हाँ सर, एक बार भाई को एक माइक दे दो एक बार प्लीज। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतनी अच्छा जो मोटिवेशन दिया है। बट मैं आपका एक जो आपका डायलॉग है जो मैं अभी तक याद कर पा रहा हूँ सर, पेपर के एक दिन पहले जब बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है कि कल क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम पेपर, क्या जो हमें सब कुछ याद है वो हमें याद रह पाएगा अगले दिन। तो सर का एक डायलॉग था, रेलवे की रेल बना दो और पेपर को खेल बना दो वो बोलते बोलते मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन सा आ जाता है रेलवे की रेल बना दो, पेपर को खेल बना दो। मीन्स कि आप एक पेपर को देने से एंजॉय कर रहे होते हो कि मतलब यार ये इतने हैप्पीली सर ने बोल दिया और यही था बस सर। थैंक यू सो मच। ये देखो बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। सबसे बड़ी बात यही है कि यार देखो एक बात, मैं इस बात को समझना, आप पेपर देने के लिए जाते हो ना, आप नहीं समझ लो, बहुत सारे बच्चे देने के लिए जाते हैं और एक फेज एक ऐसा होता है कि जो कि अंडर प्रेशर वाला होता है। और हमेशा एक बात देखो, सच्चाई भी है, आप लोगों ने घरों में आटा चक्की देखी होगी, ठीक है। आटा चक्की एक वही आटा चक्की होती है क्योंकि 10वीं के बाद में 11वीं के बाद में बच्चों के ऊपर है ना दाब हट जाती है। और ध्यान देना, जब कभी भी प्रेशर हट जाता है ना, दाब हट जाती है ना, तो भाई वहां पे एक रुझान आने शुरू हो जाते हैं, या तो बच्चा बिगड़ जाएगा फिर सुधर जाएगा। मैंने हमेशा से है ना, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो हमारे घर में आटा चक्की हुआ करती थी, तो पापा उसका काम करते थे स्टार्टिंग में। तो है ना, मेरे पापा ने एक चीज बताई मुझे, बोला कि बेटा ये एक ऐसी चीज है, 2 पार्ट समझते हो, पार्ट 2 पत्थर से ही तो होते हैं। बोला कि 2 पत्थर है ना आपके पास में, इन 2 पत्थरों को ये समझो कि एक पत्थर जो है टीचर है और एक पत्थर होता है माता पिता। माता पिता को आप ऊपर वाला मान के चलो क्योंकि इनका कांस्टेंट रहता है कि अगर आज आप कामयाब नहीं हुए तो आपसे ये कहेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, अगले वाले में तुम लोग करना। दूसरा जो होता है ना पत्थर, वो होता है एक टीचर का। अगर उस टीचर ने आपके ऊपर दाब बनाई रखी ना, तो वो आपसे ना दलिया भी निकलवा सकता है, आपसे है ना मैदा भी निकलवा सकता है, क्योंकि चीजें निकलनी हुई है। अगर किसी बच्चे से अगर दाब हट जाती है ना, तो साबुत का साबुत गेहूं भी आ जाता है। तो दाब होना बड़ा जरूरी है। और मेरे जहन में मैं हमेशा से एक बात हमेशा मैं मानता हूं, जब भी बच्चों से बात करता हूं तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर, क्योंकि तलाश हमेशा जारी होनी चाहिए। और मेरा हमेशा से मैं यही कहता हूं कि भाई रेलवे की रेल बना देंगे और पेपर को खेल बना देंगे। बाकी तो सब मोह माया है ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो, बाकी सब मोह माया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच सर। तो एक और सवाल है मेरा, नॉन टेक के ये 3 सब्जेक्ट तक तो ठीक था, लेकिन करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? मतलब करंट अफेयर्स तो आई थिंक बहुत दुखदाई रहता है सभी के लिए, तो कैसे करंट अफेयर्स को टैकल करते थे आप लोग? एक बार कोई एक जना माइक लेके बताना चाहे तो आप बताओगे? करंट अफेयर्स का क्या अप्रोच रहता था आप लोग का? छोड़ के जाते थे? आपको माइक दो, इनको माइक देना प्लीज। आप खड़े हो जाओ। हाँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विकी पांडे है।
ओ ब्रांच आपकी सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल, इसीलिए करंट अफेयर छोड़ रहे हो क्या? नहीं सर, क्यों मैकेनिकल में ज़्यादा पढ़ना है? हाँ सर, मतलब कॉस्ट बेनिफिट नहीं है सर, उतने में मैं साइंस कर लूँगा या दूसरा सब्जेक्ट कर लूँगा, तो उसमें ज़्यादा है ना, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 किसी को भी नहीं आते होंगे, 2 करके भी क्या कर लूँगा, 2 क्वेश्चन और कर लूँगा उधर के, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब तो लगता है अमन सर को बुलाना पड़ेगा। सर आइए थोड़ा स्टेज पे, करंट अफेयर से बच्चे भाग रहे हैं। फिर तो पढ़ाई की तो बात चलेगी नहीं अब, है ना? करंट थोड़ा अफेयर बहुत तो पढ़ना guesswork ही भी नहीं कर किसी लेते ने, थे। है ना? चलो छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ो। जैसे राहुल सर ने अभी कहा ना कि फर्स्ट टाइम में किसने सिलेक्शन लिया, मैं एक सवाल दोबारा बोलता हूँ आपसे, आप बताओ किसने फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लिया? बहुत हाथ उठे, चलो हाथ नीचे करो। दूसरी बार में किसने लिया? अभी भी हैं। तीसरी बार भी किसने लिया? मतलब अभी और भी अगर बच्चे आए होते, बहुत सारे बच्चे डीवी की वजह से नहीं आते हैं ना, और भी बच्चे होते हैं, कोई 4 साल में लेता है, कुछ 5वीं बार में लेता है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है? सिलेक्शन। आज आपको लग रहा है कुछ ऐसा कि यार मैंने 2 बार लिए, 3 बार लिए, 4 बार लिए, कुछ महसूस हो रहा है, अब आपको एक ही चीज़ दिख रही है ना, सिलेक्शन हो रखा है, तो मतलब फाइनली क्या है? सिलेक्शन। अभी आप सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन चलो मान लो आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते, जीके पढ़ते हो, मैकेनिकल, सिविल, जो भी, फाइनली सिलेक्शन लेना है ना, तो आपके माध्यम से मैं बस बाकी स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा, इनके बच्चों के चेहरे देख लो जिन्होंने ये सिलेक्शन लिया है, चाहे वो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, फाइनली जिसके सर पर ताज ही होता है ना, वही शहंशाह कहलाता है। आप वही हो, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपका तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन आपको देख के ना बाकी बच्चे आएंगे यार कि भाई हाँ, इन्होंने भी मेहनत करी है, चाहे मेहनत समय लगा लेकिन रिजल्ट निकाला। बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेहनत करते रहो, रिजल्ट एक दिन निकलता है हर चीज़ का। जैसे कोस्ट बेनिफिट की बात करी ना, ठीक है, बिल्कुल कोस्ट बेनिफिट पे ध्यान देना चाहिए, पर ना छोटी सी छोटी चीज़ें ना सिलेक्शन रोकती हैं। कुछ बच्चों को पता होता है कि यार मेरी एक छोटी सी चीज़ ने सिलेक्शन को रोका है, बस हमें बस वही करना है कि अपनी कमियों को दूर करना है, चाहे वो छोटी सी छोटी है। एक गिलास होता है ना, उस गिलास में अगर एक छोटा सा छेद हो ना, कितना पानी भर लो, वो गिलास नहीं भरने वाला, वो छेद बंद कर दो, आपका गिलास पक्का भर जाएगा। बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा, ठीक है सर? सर करंट अफेयर का मैं बोलना चाहता था कि ऐसा भी नहीं है, करंट अफेयर में सर थोड़ा ये तो वही बात होगी, पार्टी बदल लिया। हाँ पूरी बात बोलिए। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली कुछ क्वेश्चन मतलब लॉजिक से भी हो जाते हैं। हाँ। जैसे सर मतलब कुछ थोड़ा दिमाग लगा के कि मतलब अगर इनकी सरकार थी तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, हेमंत सोरेन अगर जेल में बैठा हुआ है तो फिर कैसे मतलब बीजेपी उसकी योजना लागू कर देगी, तो वो सब सर कर लेते थे। ये लॉजिक तो यार इंजीनियर में इनहेरिटेड होता है ना, इतना तो लगाना ही पड़ेगा। सर मैं अवेयरनेस के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं कलकत्ता से हूँ और मेरा जोन भी सेम ही था, कलकत्ता ही था, तो अवेयरनेस के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सर मेरा मतलब SSC JEE में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा रैंक करके आपको ऊपर के डिपार्टमेंट अगर चाहिए, इम्प्रूव करना है, रैंक इम्प्रूव करना है, जैसे CPWD या फिर RRB JEE में वर्क्स चाहिए, एस्टिमेट चाहिए, तो आपको अवेयरनेस वाला पार्ट देखना ही पड़ेगा, उसको छोड़ के हम नहीं कर सकते। मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन टॉप रैंक नहीं आ पाएगा। हाँ, नॉन टेक का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में, वो तो है ही। शुभम सर एक लाइन बोलते हैं, जैसे मुझे भाई ने जो ललित सर की लाइन याद थी, तो मुझे भी शुभम सर की एक लाइन याद है, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, है ना सर? आप हमेशा बोलते हैं। मतलब मैं तो बोलूँगा सर सिलेक्शन तो है, रैंकर बनने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं स्टेज पे चाहूँगा कि मोहित सर आएँ और थोड़े बात करें इलेक्ट्रिकल वालों से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले भी काफ़ी हैं यहाँ पे। एक बार हाथ उठा दीजिए, इलेक्ट्रिकल के कौन कौन है? सर आपके स्टूडेंट्स कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ बताओ भाई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद कुमार, कैसे हो आनंद? आपसे तो बात हुई थी जिस दिन रिजल्ट आया था। जी। मैं कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आनंद भाई ने अपना रिजल्ट बताया था, हम पूरी टीम ने देखा था। जी सर, और आनंद भाई ने अपनी पूरी शेयर करी थी, उन्होंने उस प्लेस को भी शेयर किया था जो उनका घर है, उनका मंदिर है, जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। जी सर। और अभी तो यहाँ दिखा नहीं सकते शायद हम लोग, ठीक है? तो आनंद भाई ने यही लिखा था नीचे कि एक लाइन लिखी थी उन्होंने अपने घर के फ़ोटो खींच के कि इस गरीबी ने बहुत रुलाया है सर, और उसके बाद इन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया था। तो मैं यही बोलूँगा कि कितने टाइम से मेहनत कर रहे थे? सर मैं 2023 का पास आउट हूँ सर, और 1 साल से मैंने तैयारी की है सर। उस बीच में मैंने काम भी किया है, दिहाड़ी मजदूरी भी की है सर, वेटर का काम भी किया है सर।
और बस फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर तो अभी आप देख सकते हो और उसके बाद जब मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया आनंद भाई की स्टोरी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यही बोला कि ही इज़ मोर डिजर्विंग देन अस, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जी सर। तो मैं यही बोलूँगा कि यार मेहनत इंपॉर्टेंट थी जो ज़्यादा करी गई। कैसे कर रहे थे तैयारी, मतलब जिस तरीके से आप काम भी कर रहे थे, आपने बताया कि मैं वेटर भी था, किस टाइम पे पढ़ रहे थे? सर मैं नाइट में जाता था पहले, इसमें काम करता था वहाँ पे वेटर का, कभी कभी जो कैप्टन हो ना सर उसका भी काम किया है। फिर सुबह ही आ जाता था। जब भी मैं काम पे जाता था सर तो उसी दिन मुझे थोड़ा लेट हो जाता था, 9-10 बजे पहुँचता था लाइब्रेरी। उस दिन बस मैं दिन में है ना सर लाइब्रेरी जाकर मैं 1 घंटा डेली सो, जिस दिन मैं काम करता रात में उस दिन मैं फिर अपनी नींद छोड़ दूँ था। उस दिन नींद छोड़ देते थे? कितने दिन नींद छोड़ी होगी? सर डेली नहीं काम पे जाता था, ऐसे था कि जैसे सीजन चलता था 3 दिन 4 दिन, फिर बीच में गैप ले लिया। और क्लासेस कब देखते थे? क्लासेस तो सर डेली चलती थी, जब काम पे जाता था वहाँ पे फ्री बैठ जाते थे, तब भी पढ़ता रहता था वहाँ काम पर जा कर भी। तो ये बाकी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है जो बच्चे ये बोलते हैं कि यार पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करें। तो ये उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा जो ये पूछते हैं कि भाई टाइम मैनेज कैसे करें, इतनी सारी चीज़ें कैसे करें। तो जो स्टूडेंट इस तरीके से मेहनत कर सकता है तो शायद इससे बेहतर टाइम मैनेजमेंट का और कोई एग्जाम्पल नहीं है। आनंद भाई एक बात ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी होता है, मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि सर ये टेस्ट कितने देने होते हैं, कितने मॉक टेस्ट देने होते हैं, और ये आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इवन टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं 70% से ऊपर कंप्लीट करी होगी। ये देखिए, तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि भाई कितनी टेस्ट देने होते हैं, तो ये सभी आपके सामने वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शायद 70% से ऊपर भी टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं करी है। तो सिर्फ अकेला एक करिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो सीएमए का टेस्ट सीरीज कहीं अवेलेबल ही नहीं था, तो ओके। मैंने दी ही नहीं टेस्ट। ओके, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं, बिकॉज बच्चा लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है और सीधी सी बात है टेस्ट आपकी गलतियों को सुधारने का काम करता है। पढ़ तो आप सभी लेते हो, आप बुक्स कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एट द एंड टेस्ट आपकी गलतियाँ सुधार रहा है। बट यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने शायद अपने पूरे टेस्ट भी अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। एक दूसरी चीज़ और मैं पूछूंगा कि यूट्यूब की क्लासेस को कैसे मैनेज करते थे, मतलब सिर्फ यूट्यूब की क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी के बात पे बाद में आऊँगा। कोई बताना चाहेगा कैसे मैनेज करते थे, कितना देर यूट्यूब देखते थे डेली? यूट्यूब का सर आपका तो सर ऐसा आदत लग गया था सर कि एक दिन में 5-5 6-6 घंटा सर आपके पुराने वीडियो सर देखते थे सर। बस जिस समय सर आप बैठकर पढ़ा रहे थे उस टाइम वाली वीडियो सर निकाल कर सर हम देखते थे। जब मैं बैठ के पढ़ाता था, जब बैठ के सर पढ़ाते थे तो उसको वो कैसे मिलती है? वो यूट्यूब पे सर पुरानी वाली जो टॉपिक वाइज जो आप पढ़ाते हैं सर, तो उसको सर्च कैसे करते हैं? जो भी टॉपिक है सर, हाँ। जैसे मोटर डीसी मोटर मोहित सर के नाम से सर्च किए और वो आ गया, उसको पुरानी वीडियो सारी निकाल के फिर देखते हैं सर जो टॉपिक में तो तुम वो वाली क्लास देख रहे थे जो 3 साल पहले ली थी? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो रात्रि जगराता सर आपका चलता है सर, हाँ, एसएससी के टाइम पे भी सर चलता था, वो पुरानी वाली वीडियो वो देखते थे सर। जब 2023 एसएससी से पहले सर आप देखे थे सारे रात्रि जगराता देखे रात्रि हैं? जगराता सारे, और अभी जो कंटिन्यू चलते हैं सर आरआरबी के लिए, वो सारे भी सर सारे यूट्यूब पे ही देखते हैं सर हम लोग। ओके, बहुत बढ़िया। सर मैं 2018 से बीमार पड़ गया था सर, 2024 तक। क्या नाम है आपका? सर सोन कुमार मीणा हूँ। सर मैं अभी फ़िलहाल JVNL JN पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ, झालावाड़ पोस्टेड है मेरी। सर मैं 2018 से बीमार पड़ गया था और अगस्त 2024 में रिकवर हुआ था सर। ना मुझसे चला जाता था, ना मुझसे बैठा जाता था, और 24 घंटे में से कम से कम 20 घंटे वोमिटिंग वगैरह, पेन दर्द होता था सर। नीलाते भी 4 पाए में नीलाते थे मुझे सर। आज भी मेरे साथ मेरे जिया जी आए हैं, पीछे बैठे हैं सर, वो साथ में लेके आए हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है सर। ये मान लो नई ज़िंदगी मिली है सर। ओके। उसी पीरियड में सर पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं जाता था क्योंकि सर डिप्रेशन इतना रहता था, 20 घंटे 22 घंटे वोमिटिंग होती थी सर, पेन अलग। रोज़ डॉक्टर आता था, हॉस्पिटल लेके जाते थे सर, रोज़ हॉस्पिटल लेके जाते थे। फिर अभी लास्ट अगस्त से सर तैयारी की, आपके रात्रि जगराता देखता था सर, यूट्यूब क्लास देखता था और टेस्ट सीरीज लगाता था। बीमार कंडीशन में भी सर थोड़ा ऐसा इम्प्रूव होता था बॉडी में
तो टेस्ट से लगा था सर। और आज सबसे बड़ा धन्यवाद सर आपको कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। और ललित सर की बात सर की बात पे भी मुझे मोटिवेट होता था सर। ऐसे बोलते थे सर, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते थे, क्या खोपड़ी में छेद कर दो, चिथड़े उधर उड़ा दो। थैंक यू सर ललित सर। अब ये तो यार वो वाली बात हो गई कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट हुए, फिर सीनियर से पूछा, फिर तैयारी करने लगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं यहाँ पर, क्योंकि आरआरबी ने हमें प्रोविज़न दिया कि बहुत ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी यहाँ पे हैं भी नहीं और कुछ हैं भी जिनसे मेरी पहले भी बात हुई है, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर लेकर के सोचा कि यार इस बार आरआरबी जेईई दे देते हैं, क्या पता हमारा हो जाए। तो एक बार मैं माइक देना चाहूँगा। भाई कितने साल जॉब करी पहले ये बताओ। 7 ईयर सर। 7 ईयर्स जॉब करी है। 7 ईयर प्राइवेट में सर, विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड है सर। हाँ। मैं 2016 का पास आउट हूँ सर। हाँ। और उसी टाइम सर, उसी ईयर में सर हमने जॉब ज्वाइन की। फिर माइंड में आया कि नहीं, इसको थोड़ा सा ब्रेक लेकर तैयारी करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना आता है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जॉब को पूरी तरीके से छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। ये एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो आप उसके बाद क्या करेंगे, और 7 साल जॉब छोड़ने के बाद तैयारी करना अपने आप में, वो तुम ही जानते हो कि तुमने क्या सोच के किया, क्या पता शायद मैं भी नहीं करता। जी सर। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट, इससे पहले कभी आरआरबी जेईई नहीं दिए थे सर। 2019 में भी कभी नहीं, क्योंकि उस टाइम प्रिपरेशन था नहीं, जॉब में थे सर। और 2023 में ही रिजाइन किए सर अपना जॉब, और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किए। नॉन टेक सबसे ज़्यादा हमारे लिए सर प्रॉब्लम था नॉन टेक ही सर, कि नॉन टेक शुरू से फिर पढ़ना है। और टेक्निकल तो सर शुरू से पहले टेक्निकल ही स्टार्ट किए, तो उसमें लगा कि नहीं हम कर सकते हैं इसमें टेक्निकल, रात्रि जगराता वगैरह और आपका यूट्यूब वाला। कौन बताया कैसे तैयारी करना है? जॉब छोड़ दिए, फिर कैसे तैयारी, कैसे स्टार्ट, मतलब मान लो अगर कोई बच्चा जॉब छोड़ता है, तुमने कहाँ से शुरुआत करी कि मैं कैसे तैयारी करूँ? सर एक्चुअली सर हम बिहार में सर जॉब करते थे प्राइवेट में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वहाँ पे सर हमारे क्लाइंट थे सर NBPDCL में। तो उनके साथ हमारा मतलब बैठना और जो भी कामें रहती सर, जो काम बताते थे वो हम करवाते थे सर। तो वहाँ से हमको सर ये किया है कि नहीं हमको करना चाहिए, जेईई का तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। और उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया जो साथ में जेईई वगैरह थे सर। और वहीं से सर हमको ये लगा कि नहीं, छोड़ के कुछ दिन तक ब्रेक लेकर एक बार तैयारी करके देखना चाहिए। और फिर सर बाकी देखते गए आपका वीडियो वगैरह। शुरुआत कैसे करी? मतलब एक स्टार्टिंग होती है ना, किसी भी स्टूडेंट के लिए होती है, सभी के लिए रही होगी कि यार अब मैं आज से जेईई के बारे में सोचा हूँ, तो सोच तो सबने लिया, बट एक होता है ना फर्स्ट स्टेप, क्या लिया? जी सर। कैसे सोचा कि मैं कैसे तैयारी करूँ, कहाँ से तैयारी करूँ, क्या दे दूँ क्या नहीं दूँ, ये चीज़ कैसे आई अपने पास? सबसे पहले तो सर हमने ये सोचा कि हम कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं हम, जेईई लेवल का कौन सा। तो फिर हमारे माइंड में सर ये थे कि SSC दे सकता हूँ, राजस्थान जेईई दे सकते हैं, MP जेईई दे सकते हैं। और उसके बाद सर सारों का पहले ये दे कि सिलेबस किसका सेम है, सबसे मिलता जुलता है कि नहीं ये सारे एग्ज़ाम्स का। उसके बाद सिलेबस वाइज सर फिर हमने अपने से नोट्स बनाना स्टार्ट किया सर। और सारा यूट्यूब से ही टॉपिक वाइज सिलेबस लिख कर एक अलग टेबल पे रख के सर कि ये सिलेबस है। उसके बाद सारा नोट्स बनाना स्टार्ट किया सर। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया सर, मॉक टेस्ट यूट्यूब से 5-5 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट, और फिर पूरा फुल मॉक टेस्ट वो सारे स्टार्ट किए सर। और धीरे धीरे सर हो जाता है, इतने साल जॉब छोड़ने के बाद वापस तैयारी करो तो हो जाता है सिलेक्शन? बिल्कुल सर हो जाता है, क्योंकि उस समय जब छोड़ के आए थे सर तो एकदम इच्छा अंदर से लेकर आए थे कि नहीं हमको जेईई बन के ही जाना है। खोने को कुछ नहीं था, सब खो दिया था। कुछ नहीं था। और लगातार सर 8-8 घंटा 9-9 घंटा यूट्यूब पे सर हम समय देते थे। यूट्यूब पे 8-8 9-9 घंटा सर। कभी NTPC वाला जो मैराथन होता था वो भी देखते थे। रेलवे से रिलेटेड जितने भी साइंस के क्वेश्चन रहते थे आपके सर, SSC से रिलेटेड जो भी है वो देखते थे। और बाकी रेलवे का तो सर सारा शुरू से ही देखते थे। जो आपका 4 बजे वाली सर यूट्यूब पे आती थी वो सर देखते थे। बहुत बढ़िया। और मॉक टेस्ट से सर काफ़ी ये मिला। और कोई स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन जर्नी का कुछ मोमेंट शेयर करना चाहता हो फैकल्टीज़ के साथ? सर मेरा नाम मयंक पाठक है। सर मैंने अपनी जर्नी, पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वैसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब टेक्स्ट बुक के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। और मैंने बीटेक 2015 में की थी अपनी, और 2016 से मैंने जर्नी स्टार्ट की। पहले मैंने मेडी से तैयारी की,
मेरी जैसे तैयार होने के बाद मैंने ESC वगैरह गेट की तैयारी की, गेट में क्वालिफाई किया है मैंने 5 बार गेट क्वालिफाई किया है सर। पर ES में सर नहीं हो पाया मेरा। मैं 30 साल की जब एज हो गया तो फिर मेरे को अंदर से मतलब एक रिग्रेट सा फील हुआ कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इसमें मतलब JEE के लिए स्टार्ट किया मैंने अपनी जर्नी लाइफ में। और सर सबसे पहले तो सभी कहते हैं कि मतलब पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं अपना एक योगदान और देना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ को, मैंने 2019 में मैंने शादी हुई थी मेरी, तो मैंने बहुत कुछ, उन्होंने मतलब काफ़ी मोटिवेट किया कि मतलब एक बात होता है ना कि एक आदमी इस फेज़ पे एक लेवल तक चली जाता है, उसके बाद फिर नहीं होता कि नहीं अब तो छोड़ दो, अब तो जॉब ही करना है। शादी होने के बाद आपको पता है प्रेशर होता है घर पे कि भाई अर्निंग भी कर रही है। तो मेरी वाइफ ने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इसके साथ, और वैसे भाई बहन का भी सपोर्ट रहा। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, मैंने एक्चुअली मेरा जो एग्ज़ाम था RRB JEE का, उसके बाद UPPSC AE का भी था, आपको पता होगा, सबने दिया होगा एग्ज़ाम UPPSC, तो वो भी मैंने क्लियर किया सर। मैंने बस टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा योगदान ये रहा मेरे को, टेस्ट सीरीज़ जो है ना मेरी सबसे बेस्ट। और सर मैं राहुल सर को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर मैं आपकी क्लास बहुत ज़्यादा देखता था सर मतलब जहाँ भी जाता था सर। मैं एक्चुअली अभी भी हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूँ, तो सर अब रेलवे में लगने जा रहा हूँ। तो सर मैं आपकी क्लास से बहुत मतलब काफ़ी सपोर्टिव मिली है सर मेरे को। लास्ट मोमेंट में भी मैं जैसे एग्ज़ाम देने जाता था तो आपकी क्लास को ज़रूर देखता था मैं सर। चलो यार, बहुत अच्छा हुआ, Thank you, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। Yes, sir. और आपने जैसा बोला कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, वाइफ ने सपोर्ट हाँ, किया, सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फैमिली में आपको सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि वाइफ का सपोर्ट तो वैसे भी बोलना ही पड़ेगा Yes, आपको, sir. क्योंकि वाइफ का सपोर्ट तो आपको वैसे भी बोलना ही पड़ेगा। तो बाकी ठीक है, काफ़ी अगर आपको असिस्टेंस मिला, आपको हेल्प मिली तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपनी फैमिली में और अपना नाम हमेशा आगे बढ़ाएं और अपनी फैमिली को भी ऊंचाई पर ले जाएं। ओके सर, थैंक यू सर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आप लोगों ने अपना RRB JEE का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो हम टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से आप लोग को फेलिसिटेट करना चाहते हैं छोटा सा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से। तो एक एक करके आप सभी लोगों को हम स्टेज पे बुलाएंगे एंड रेस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को अवार्ड्स वगैरह प्रेजेंट करेंगे।